नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राजनीति को अपराधी मुक्त बनाने की दिशा में सरकार का अहम कदम। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक और 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में किया पेश। रियल मनी गेम्स पर नकेल कसने के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा से पास। अश्विनी वैष्णव ने कहा, ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को सपोर्ट करने के लिए बनाएंगे अथॉरिटी। चुनाव आयोग ने सीएसडीएस के संजय कुमार पर दर्ज कराई एफआईआर। चुनाव आंकड़ों के बारे में गलत जानकारी पर एफआईआर। संजय कुमार ने लोकसभा 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के लिए 59, रामटेक विधानसभा और 126 देवलाली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की भ्रामक जानकारी की थी पोस्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस दौरे पर 26वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। व्यापार, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग पर विस्तार से हुई चर्चा। एक रचनात्मक और नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला, आरोपी गिरफ्तार। भाजपा नेता हरीश खुराना ने आरोपी के आप कनेक्शन का किया दावा। साझा की आरोपी की आप नेता गोपाल इटालिया के साथ तस्वीर। और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण। मिसाइल सभी परिचालन और तकनीकी मानकों पर उतरी खरी। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से बरसती आफत। मुंबई के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। हिमाचल में 25 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों के आचरण में नैतिकता और शुचिता लाने के लिए मोदी सरकार एक बड़ा प्रावधान लेकर आई है। इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन सहित 3 विधेयक पेश किए। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच अमित शाह ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। इसके संशोधन के बाद कोई भी पीएम, सीएम या मंत्री गंभीर अपराध के सिलसिले में 30 दिन हिरासत में रहने के बाद अपने पद पर नहीं रह पाएगा। जेल से सरकार चलाने के मंसूबों को साकार करना आसान नहीं होगा। इसी से जुड़े 3 विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किए। इनमें संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 शामिल रहे। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इससे पहले विपक्ष की ओर से गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए विधेयक का कड़ा विरोध किया गया और कुछ सवाल भी विपक्षी सांसदों ने उठाए, जिस पर गृह मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जब उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था और जब तक कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली उन्होंने कोई संवैधानिक पद ग्रहण नहीं किया था। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। इन विधेयकों की प्रस्तुति का उद्देश्य स्पष्ट था। यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध में 30 दिन तक जेल या न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो वे
31वें दिन अपने पद से अपने आप हटे हुए मान लिए जाएंगे या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें हटा दिया जाएगा। यह कानून अपराधीकरण को रोकने के लिए बड़ा और सख्त कदम है। राजनीतिक पदों पर बैठे अपराधी नेताओं का पद संभालना मुश्किल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आसान होगा और वहीं जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक ढांचे में सुधार और संवैधानिक प्रावधानों को भी यह विधेयक स्पष्ट करता है। बाद में तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सदन में स्वीकार कर लिया गया। इस संयुक्त समिति में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। जैसे ही विधेयक पेश किए गए, विपक्षी सांसदों ने सदन में तीखा विरोध शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी, पुरजोर विरोध करता हूँ। कांग्रेस, टीएमसी सहित कई विपक्षी दलों के सांसदों द्वारा विधेयकों की कॉपी फाड़ने से सदन में माहौल पूरी तरीके से बदल गया। बीजेपी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन को गुंडागर्दी करार देते हुए कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने स्पीकर को कार्रवाई करने की मांग की। जिस तरह से मतलब झगड़ा करने पे आमादा हो गए या गृहमंत्री के चेयर तक पहुंच करके जिस तरीके से किया, मतलब इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, आज तो पूरी लोकतंत्र पे कुठाराघात है। आज लोकसभा में विपक्ष की जिस प्रकार की इंडिसिप्लिन दिखने को आई है, बहुत ही निंदनीय है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय खोलता है, जिसमें भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ सख्त कानून बनाकर सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। इस कानून से उम्मीद है कि राजनीति में पारदर्शिता और नैतिकता का स्तर बढ़ेगा और आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होगा। नीरज सिंह और निशांत राय के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किए, जिस पर विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल अमित शाह पर निजी हमला भी बोलते हुए देखे गए। इस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आज सदन में कांग्रेस के एक नेता ने मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी भी की कि जब कांग्रेस ने मुझे पूरी तरह से फर्जी केस में फंसाया और गिरफ्तार कराया, तब मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने अरेस्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और बेल पर बाहर आने के बाद भी जब तक मैं अदालत से पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुआ, तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। मेरे ऊपर लगाए गए फर्जी केस को अदालत ने ये कहते हुए खारिज किया कि केस पॉलिटिकल वेंडेटा से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमेशा नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी सिर्फ आरोप लगने पर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू की गई अनैतिक परंपरा को कांग्रेस पार्टी आज भी आगे बढ़ा रही है। जिस श्री लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अध्यादेश लाई थी, जिसका श्री राहुल गांधी ने विरोध किया था, आज वही राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में लालू जी को गले लगा रहे हैं। विपक्ष का ये दोहरा चरित्र जनता भली भांति समझ चुकी है। पहले से स्पष्ट था कि ये बिल पार्लियामेंट की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के समक्ष रखा जाएगा, जहां इस पर गहन चर्चा होगी। फिर भी सभी प्रकार की शर्म और हया छोड़कर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा इंडी गठबंधन एकत्रित होकर इसका भद्दे व्यवहार से विरोध कर रहा था। आज विपक्ष जनता के बीच पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है। लोकसभा ने आज ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक पारित कर दिया। इसका मकसद ऑनलाइन गेम्स की लत, धन शोधन और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाना है। सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर सपोर्ट भी हो रहा है, इसलिए ऑनलाइन गेमिंग का रेगुलेशन ई स्पोर्ट्स
शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना, नियामक प्राधिकरण का गठन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान इस विधेयक में शामिल किए गए हैं। लोकसभा में बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक पारित हो गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये विधेयक पटल पर रखा था, जिसके बाद बहुमत से इसे पारित कर दिया गया। इसका मकसद इन गेम्स की लत, धन शोधन और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाना है। बिल ऑनलाइन मनी गेम्स से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी गेम के लिए धन की सुविधा प्रदान करने या स्थानांतरित करने से रोकता है। इस बिल में 2 भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है। बिल के पारित होने से पहले इस पर चर्चा करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कई ऐसे परिवार हैं जिनकी जिंदगी भर की बचत इस ऑनलाइन गेमिंग में उड़ जाती है। इससे कई परिवार बर्बाद हुए हैं, तो आत्महत्याओं के मामले भी सामने आए हैं। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि अब स्पष्ट हो चुका है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रेड सपोर्ट भी हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग का रेगुलेशन, ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना, नियामक प्राधिकरण का गठन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान इस विधेयक में शामिल किए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक को काफी खास माना जा रहा है। इसके तहत ई स्पोर्ट्स, शैक्षणिक और सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत वैश्विक गेमिंग हब बनेगा। स्पोर्ट्स मंत्रालय गाइडलाइंस बनाएगा। ट्रेनिंग अकादमी व रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। सोशल व एजुकेशनल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इंडियन वैल्यूज से जुड़े गेम्स को समर्थन दिया जाएगा। ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध और बेटिंग, जुए पर भी बैन होगा। विज्ञापन और प्रचार पर भी सख्त रोक होगी, जबकि बैंकों को फंड ट्रांसफर करने पर रोक लगाने गैरकानूनी गेमिंग प्लेटफॉर्म ब्लॉक होंगे। कानून तोड़ने पर 3 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है। राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। गेम कैटेगरीकरण और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। शिकायत निवारण और गाइडलाइंस अथॉरिटी जारी करेगी। कंपनियों व अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियों को तलाशी व गिरफ्तारी का अधिकार होगा। क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को नई डिजिटल स्किल्स मिलेगी, जिससे परिवारों का आर्थिक व मानसिक नुकसान से बचाव होगा। सरकार की इस विधेयक के जरिए युवाओं को ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप के चंगुल से बचाने की कोशिश है, जो भ्रामक तरीकों से इसमें फंस जाते हैं और इससे पूरा परिवार आर्थिक तंगी की ओर चला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी को पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM मिलने पर खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक एक्स पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि असम के लोगों को बधाई। राज्य में IIM की स्थापना से शिक्षा का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और पूरे देश से छात्र और शोधकर्ता यहां आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में एक नया IIM की स्थापना संबंधी विधेयक पारित होने पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि पूर्वोत्तर, विशेषकर असम के युवाओं के लिए एक नई सुबह। असम में एक नया IIM स्थापित करने के लिए संसद में विधेयक पारित होने पर पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई। पीएम मोदी पूर्वोत्तर को शिक्षा,
स्वास्थ्य और उद्योगों का केंद्र बनाने के सपने को संजोए हुए हैं ताकि किसी को भी बाहर पलायन न करना पड़े, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग इन सुविधाओं के लिए इस क्षेत्र में आए। आज ये सपना साकार हो रहा है। अब ये क्षेत्र भारत के समृद्ध प्रतिभा भंडार को कौशल और व्यावसायिकता के केंद्र में बदलने के लिए तैयार है। संसद के दोनों सदनों में आज कई मंत्रालयों की ओर से लिखित उत्तर दिए गए। इनमें गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के महत्वपूर्ण जवाब शामिल हैं। क्या रहा इनमें खास, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने नशे की खेती पर एआई और ड्रोन तकनीक पर लिखित जवाब देते हुए कहा है कि एनसीबी उपग्रह इमेजनरी और ड्रोन तकनीक से अफीम व गांजे की खेती की पहचान कर रही है। बीते 3 साल में अरुणाचल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई ड्रोन ऑपरेशन हुए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में केवल सैटेलाइट डेटा शेयर हुआ है, कोई ड्रोन ऑपरेशन नहीं किया गया। वहीं निदान पोर्टल में अभी डेटा इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। वहीं लोकसभा में सरकार ने बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 में जहां 1.9 लाख करोड़ था, तो वहीं 2024-25 में ये 11.3 लाख करोड़ हो गया है, जिनमें महाराष्ट्र में 85 यूनिट्स, 2 कॉमन फैसिलिटी सेंटर और 1 इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर शामिल है। 53 लाख से ज्यादा लोगों को डिजिटल स्किल ट्रेनिंग दी गई, जिसमें 5.8 लाख एसटी समुदाय के लोग हैं। राज्य में 71,761 कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। वहीं सड़क व परिवहन मंत्रालय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.0 के विषय में लिखित जवाब दिया कि अब तक 39,89,000 पेड़ लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 4,20,000 पेड़, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और भोपाल इंदौर कॉरिडोर के किनारे भी शामिल हैं। वहीं राज्यसभा में सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में लिखित जवाब देते हुए कहा कि मंत्रालय NCOL, NPOP मानकों के तहत ऑर्गेनिक उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करता है, जिसमें किसानों को सुनिश्चित बाजार दिलाने के लिए ऑर्गेनिक समूहों के साथ अनुबंध, ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग यूनिट्स और सर्टिफिकेशन एजेंसियों से साझेदारी और ऑनलाइन ऑफलाइन रिटेल चैनलों से मजबूत वितरण नेटवर्क शामिल है। संसद में इन सवाल जवाबों से स्पष्ट है कि सरकार बुनियादी ढांचे, तकनीक, हरित पहल और सहकारिता मॉडल पर जोर दे रही है। ऋषि कुमार और नीरज सिंह के साथ निशांत राय, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया बेगूसराय में गंगा पर निर्मित 6 लेन ब्रिज का अनावरण करेंगे। पुराना राजेंद्र सेतु के जर्जर हो जाने और बड़े वाहनों के परिचालन बंद कर दिए जाने के बाद इस ब्रिज की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। 2017 में इस ब्रिज का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अब उसके अनावरण के साथ ही उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की दूरियां घट जाएंगी। साथ ही पूर्वोत्तर जाने वाले लोग सुहाना सफर का आनंद उठा सकेंगे। और क्या क्या है इस ब्रिज की खासियत, सिमरिया बेगूसराय से बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया बेगूसराय एक बार फिर शुक्रवार को इतिहास रचने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा ब्रिज का अनावरण करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पुराना ब्रिज हमारी दाहिनी तरफ है, जिसे हमारे कैमरामैन राधेकृष्ण आपको दिखाएंगे कि यह ब्रिज 1959 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन जर्जर होने की वजह से तकरीबन 10 वर्षों से इस ब्रिज पर बड़ी गाड़ियों का परिचालन पूर्णतः बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जुड़ने के लिए 150 किलोमीटर तक की यात्रा करनी होती थी और इसकी वजह से बेगूसराय से पटना लोग 5 घंटे में पहुंचते थे। लेकिन इस महत्वाकांक्षी सड़क ब्रिज के शुरू हो जाने से पटना की दूरी बिल्कुल सिमट गई है और मात्र 2 घंटे में हम पटना तक की दूरी पूरी कर रहे हैं। इस ब्रिज के निर्माण से न सिर्फ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की दूरी कम हो जाएगी, बल्कि पूर्वोत्तर से भी बिहार जो है वो कनेक्ट हो पाएगा। देश का जो पूर्वी भाग है वो सीधे तौर पर इससे जुड़ेगा, यानी सिल्लीगुड़ी और कूच बिहार होते हुए असम तक की यात्रा लोग कर सकेंगे और इधर पटना से खगड़िया तक
4 लेन का निर्माण हो चुका है। इस ब्रिज का जो शिलान्यास कार्य था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इसी मोकामा में इस ब्रिज का शिलान्यास किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यह कहते रहे हैं कि हम जिस परियोजना का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, यानी तय समय सीमा के बीच इस गंगा ब्रिज का निर्माण पूरा करा लिया गया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इसी के साथ उत्तर बिहार की चिर प्रतीक्षित जो मांग है, एशिया का जो सबसे चौड़ा जो सड़क पुल है 6 लेन, वो राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ सिमरिया बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो पीएम मोदी समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रस्तावक बने। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने पक्ष और विपक्ष के नेताओं से समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है, तो उधर विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भी अपने पक्ष में समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। पक्ष और विपक्ष के बीच इस सीधे मुकाबले में 9 सितंबर को वोटों की गिनती के साथ तय हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। एनडीए और इंडी गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की हलचल तेज हो गई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और एनडीए सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रस्तावक बने। इससे पहले सीपी राधाकृष्णन ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान, राम मोहन नायडू, किंजरापू, एल मुरुगन और भाजपा नेता विनोद तावड़े की मौजूदगी में प्रेरणा स्थल जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा से उनके आवास पर मुलाकात की। एनडीए प्रत्याशी को घटक दलों के साथ ही अलग अलग दलों का समर्थन मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के 2 प्रमुख दल तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस एक सुर में सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं एनडीए के घटक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी सीपी राधाकृष्णन के चुनाव जीतने का पूरा भरोसा जता रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम घोषित करने का निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने लिया है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और महाराष्ट्र को पहली बार महाराष्ट्र के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद पर मनोनीत करने का ये पहला वक्त है। वहीं बात करें इंडी गठबंधन की, तो विपक्षी गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है, जो 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले इंडी गठबंधन के सदस्यों ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के साथ चर्चा की। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में 9 सितंबर को चुनाव होगा और नतीजे इसी दिन घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटुरो के साथ मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRIGC-TEC के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता की। द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित ये सत्र 19 से 21 अगस्त तक रूस की उनकी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान व्यापार और आर्थिक क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, कौशल, गतिशीलता, शिक्षा और संस्कृति सहित व्यापक क्षेत्र में सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में वस्तुओं के क्षेत्र में हमारा द्विपक्षीय व्यापार 5 गुना से भी अधिक बढ़ा है। ये 2021 में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है और ये लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इस वृद्धि के साथ साथ एक बड़ा व्यापार असंतुलन भी रहा है। ये 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 58.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो लगभग 9 गुना है। इसलिए हमें इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान टैरिफ और गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं का समाधान, लॉजिस्टिक्स में आने वाली बाधाओं को दूर करने, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे, उत्तरी समुद्री मार्ग और चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारे के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, भुगतान तंत्र को सुचारू रूप से लागू करने, 2030 तक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को समय पर अंतिम रूप देने और उसका क्रियान्वयन करने, भारत यूरेशियन आर्थिक संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA को शीघ्र पूरा करने और दोनों देशों के व्यवसायों के बीच नियमित संपर्क जैसे प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने के लिए IRIGIC TEC को एक अधिक कुशल उत्प्रेरक बनाने के कई सुझाव दिए। Last 4 years, Excellency, bilateral trade in goods has increased, as you have noted, from more fivefold, from $13 billion in 2021 to $68 billion in 24-25, and it continues to grow. A major trade balance has accompanied the growth. It has increased from 6.6 billion to 58.9 billion, which is about 9 times. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में भारत रूस व्यापार मंच को संबोधित किया। इस अवसर पर रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान दोनों देशों के आर्थिक संबंधों की गहन संभावनाओं के संबंध में विभिन्न क्षेत्रीय नेताओं के आकलन और रिपोर्ट्स की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक स्थायी रणनीतिक साझेदारी में एक मजबूत और टिकाऊ आर्थिक घटक होना चाहिए। उन्होंने इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच व्यवसायों से अधिक व्यापार करने, अधिक निवेश और संयुक्त उद्यमों पर विचार करने और आर्थिक सहयोग के नए आयाम खोलने का आह्वान किया। We are today at a moment when our partnership is simultaneously experiencing consolidation as well as exploring new domains and opportunities. At one level, there is a solid foundation of a time-tested relationship on which we now seek to build a more contemporary cooperation. खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। नमस्कार, न्यूज नाइट सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण, खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। CSDS के सह निदेशक संजय कुमार पर महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में हेरफेर के आरोप में नासिक में FIR दर्ज हुई है। संजय कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 126 देवलाली विधानसभा क्षेत्र और 59 रामटेक विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के बारे में भ्रामक जानकारी पोस्ट की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने शिकायत दर्ज कराई है। नासिक जिला चुनाव कार्यालय ने सोशल मीडिया साइट X पर इसकी जानकारी दी। साथ ही चुनाव आयोग ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वो जानकारी की पुष्टि केवल ECI की वेबसाइट से ही करें। हालांकि संजय कुमार ने बाद में अपनी पोस्ट हटाकर माफी मांगी, लेकिन FIR दर्ज हो जाने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्री समूहों के साथ अगली पीढ़ी के GST सुधारों पर चर्चा की। बैठक में कंपनसेशन सेस, GST दरों में बदलाव और बीमा संबंधित विषयों पर बनी मंत्री समूह के सदस्य शामिल रहे। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए प्रस्तावों को मंत्री समूह के समक्ष रखा और GST सुधारों के विषय में विचार विमर्श किया। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार का ये प्रस्ताव भारत के आत्मनिर्भर भारत बनने की यात्रा में GST सुधारों की अगली पीढ़ी की शुरुआत को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा मंत्रियों के समूह GOM के समक्ष प्रस्तावित ये सुधार 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। संरचनात्मक सुधार, दरों का तर्कसंगत निर्धारण, जीवन में सुगमता।
केंद्र सरकार सहकारी संघवाद की भावना के साथ जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी को लागू करने के लिए आने वाले हफ्तों में राज्यों के साथ व्यापक सहमति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा गोवा के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री और विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया। रेल मंत्रालय ने छठ पूजा के मौके पर करीब 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो यात्री 13 से 26 अक्टूबर के बीच में ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रिटर्न यात्रा करेंगे, उन्हें रिटर्न जर्नी पर 20% डिस्काउंट की सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। साथ ही एक वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी। इससे छठ यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और वो आसानी से अपने घरों तक पहुंच सकेंगे। दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी जो 13 से 26 अक्टूबर के बीच में ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रिटर्न जर्नी करेंगे। उनको कंफर्म टिकट दिया जाएगा और रिटर्न जर्नी पे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस 4 नई चालू की जाएंगी। गया जी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद। ये 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी खूब शीघ्र चालू की जाएगी। इतिहास में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अनसंग हीरो की पहचान कर उन्हें सम्मान दिलाने का काम किया है। ये बात केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी ओंडी वीरन के पुष्पांजलि कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि अब देश में देश के वीर सपूतों को उनका मान सम्मान मिल रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और शांतानु ठाकुर सहित तमिल समुदाय के लोग भी शामिल हुए। सभी ने स्वतंत्रता सेनानी ओंडी वीरन को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हीरो मीन्स वो हीरो तो है सोसाइटी के, लेकिन उनको इतिहासकारों ने वो स्थान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारी ड्यूटी है कि हम ऐसे अनसंग हीरोज को जनता के सामने पेश करें कि ये हमारे हीरोज थे स्वतंत्रता संग्राम के, हमको आजाद कराने में इनका योगदान, टू प्रमोट इक्वलिटी इन द सोसाइटी, उसमें इनका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन। One man was hidden. By your heavy trying, it's came in focus. The person who alone fought against the British, and many places he defeated the Britishers. So I think there's a great scenario he present at the time. That's why he should get the honor. बुधवार को दिल्ली में मास में राइज के 14वें संस्करण का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का विषय था मेक इन इंडिया, एफएमसीजी, रिटेल और ई कॉमर्स के भविष्य को सशक्त बनाना। सत्र के दौरान बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का विजन दिया है। उन्होंने कहा कि अथक परिश्रम और प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि हम आज मेक इन इंडिया नहीं, मेक इन वर्ल्ड बना रहे हैं। अपने मंत्रालय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में स्पर्धा दे रही हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा लाभ महिलाओं को मिला है। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए एफएमसीजी के अध्यक्ष को बधाई दी। हाल ही में हम विश्व की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और यह बदलाव केवल हमारी अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि समाज के हर तबके, हर वर्ग और हर व्यक्ति की सोच में आ रहा है। साथियों, हमने लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी शक्ति को आगे बढ़ाया है और अब हमारा लक्ष्य $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ विकसित भारत
2047 के स्वप्न को साकार करना भी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने बुधवार को सोनितपुर जिले में स्थित त्यागवीर हेमबरुआ कॉलेज में छात्राओं के लिए 2 आधुनिक छात्रावास का उद्घाटन किया। 6 कमरों के एक हॉस्टल का निर्माण 88 लाख की लागत से चाय, जनजाति व आदिवासी कल्याण विभाग ने करवाया है, जबकि 32 कमरों वाले दूसरे छात्रावास का निर्माण राज्य सरकार के 1.5 करोड़ की अनुदान राशि से हुआ। उद्घाटन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कॉलेज को उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने और छात्राओं की हर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। सोनितपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने जिले के ऐतिहासिक सूती थाने में शहीदों को नमन भी किया। दरअसल 20 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने यहीं यूनियन जैक उतारकर भारत का तिरंगा फहराया था। तभी से ये दिन सूतिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सार्वजनिक उद्यान की आधारशिला भी रखी। सशस्त्र बलों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का बुधवार को सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से सफलतापूर्वक किया गया। इस मिसाइल टेस्ट से देश की सामरिक रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा मिला है। ये परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड की देखरेख में किया गया। भारत ने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत चीन व्यापार पर नेपाल की आपत्तियों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने सीमा मुद्दे पर नेपाल द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में मीडिया के प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इस संबंध में भारत की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट रही है। लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों से चल रहा है। हाल के वर्षों में कोविड और अन्य घटनाओं के कारण ये व्यापार बाधित हुआ था और अब दोनों पक्ष इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय दावों के संबंध में भारत का रुख ये है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं। क्षेत्रीय दावों का कोई भी एक तरफा कृत्रिम विस्तार अस्वीकार्य है। भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से लंबित सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए नेपाल के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए तैयार है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में जनता की इच्छा और जनादेश का आकलन करने के लिए जल्द से जल्द स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराए जाएं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों की दवा अब देश में ही बन रही है। दुर्लभ बीमारियों में से 7 बीमारियों की स्वदेशी दवा अब उपलब्ध है। नई दिल्ली में फिक्की की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि कोई भी बच्चा दवाओं से वंचित ना रहे, इसके लिए रिसर्च पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ये दवाइयाँ विदेशों से मंगाई जाती थी जिसकी कीमत 3 करोड़ तक थी, लेकिन देश में बनी इन दवाओं की कीमत अब 3 लाख तक हो गई है। 7 डिजीज़ के लिए हमारे पास भारत में बने हुए निर्मित मॉलिक्यूल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो गई हैं। अब चैलेंज है कि ये आगे तक पहुँचे, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू पहुँचे और रास्तों से हर बच्चा अब इससे वंचित नहीं होना चाहिए। फिर वो बीमारियां आती हैं जिनमें कि इलाज करने के लिए, जैसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, गॉशर डिजीज़ है, उनमें एंजाइम थेरेपीज होती हैं, ये डिफ़िकल्ट है। सेल थेरेपीज, जेनेटिक थेरेपीज़ हैं, उनके ऊपर भी अब देश में ताकत बढ़ रही है। और हमने देखा है कि लिम्फोमा में CAR-T सेल थेरेपी आई, हीमोफीलिया में एक थेरेपी आ गई है इस तरह की। तो अब ये रास्ता खुल रहा है कि इन डिफ़िकल्ट बीमारियों में भी परमानेंट क्योर के लिए देश में वो इकोसिस्टम बन सकता है और बनाया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।